साल 2003 रात के लगभग 11:30 बजे पटना की सड़कों पर अचानक सन्नाटा गहराने लगा था। गंगा के किनारे बहती ठंडी हवा के बीच कुछ गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के शहर के पुराने इलाकों की तरफ बढ़ रही थीं। उस रात किसी बड़े आदमी का फैसला होना था और इस फैसले के बाद सुबह अखबारों में सिर्फ एक खबर छपनी थी। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन असली कहानी कभी अखबारों तक नहीं पहुंची। उस दौर में पटना सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं था। ये एक ऐसा शहर बन चुका था जहां राजनीति और अपराध एक ही मेज पर बैठकर सौदे करते थे। दिन में सफेद कुर्ता पहनने वाले कई चेहरे रात होते ही उन लोगों से मिलते थे जिनके हाथों पर खून के निशान थे। गंगा के किनारे बने पुराने गोदाम, बंद पड़े होटल और तंग गलियों के भीतर एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो चुका था जहां हर आदमी किसी न किसी बड़े नाम से जुड़ा था। रंगदारी यहां धंधा नहीं, व्यवस्था बन चुकी थी। पटना के व्यापारियों के लिए हर नया दिन डर लेकर आता था। फोन की घंटी बजती और दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज सुनाई देती, रकम तैयार रखो। जो लोग पैसे दे देते वो कुछ दिन सुरक्षित रहते, लेकिन जो इनकार करते उनके लिए शहर की किसी भी सड़क पर मौत इंतजार कर रही होती। पुलिस केस दर्ज करती, छापेमारी होती, मगर हर बार अपराधी पुलिस पहुंचने से पहले गायब हो जाते। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि इस खेल में सिर्फ अपराधी नहीं, सिस्टम के भीतर बैठे कुछ लोग भी शामिल हैं। गंगा किनारे का इलाका इस पूरे नेटवर्क का सबसे सुरक्षित अड्डा माना जाता था। रात होते ही छोटी नावों के जरिए हथियार एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाए जाते। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं। कहा जाता था कि कई सुपारी किलर हत्या करने के बाद सीधे नदी के रास्ते शहर छोड़ देते थे और अगली सुबह वही लोग किसी दूसरे जिले में किसी नई वारदात के लिए तैयार मिलते। उस समय बिहार के कई बाहुबली नेताओं के नाम धीरे धीरे सामने आने लगे थे। चुनावों में बूथ कब्जाना, विरोधियों को डराना और करोड़ों की जमीनों पर कब्जा करना, सब कुछ इसी अंडरवर्ल्ड के सहारे चल रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जब शहर में एक नाम का खौफ सबसे ज्यादा फैलने लगा। कोई उसे सीधे नहीं देखता था, लेकिन हर सुपारी उसी के इशारे पर तय होती थी। कहा जाता था कि उसके लोग सरकारी दफ्तरों से लेकर पुलिस स्टेशन तक फैले हुए थे। कौन अधिकारी कहां जाएगा, किस व्यापारी पर दबाव बनाना है, किस पत्रकार को चुप कराना है, हर चीज की खबर पहले ही उसके पास पहुंच जाती थी। कई पत्रकारों ने इस नेटवर्क की परतें खोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ रिपोर्ट अचानक दबा दी गईं और कुछ लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। धीरे धीरे पटना के भीतर डर इतना गहरा हो गया कि रात के बाद लोग घर से निकलना बंद करने लगे। शादी ब्याह तक में हथियारबंद लोग दिखाई देने लगे। शहर के कई बड़े अस्पतालों में गोली लगने वाले मरीज रोज आने लगे थे। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि हर घटना के बाद कुछ नेताओं के बयान लगभग एक जैसे होते थे। अपराध खत्म करने के वादे, सख्त कार्रवाई की बातें, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदलता था, क्योंकि असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। फिर अचानक एक बड़ी घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया। दिन दहाड़े हुई एक हत्या ने पहली बार सरकार पर सीधा दबाव बना दिया। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू किए, अदालत तक बातें पहुंची और उसके बाद शुरू हुआ वो ऑपरेशन जिसने पटना के अंडरवर्ल्ड के कई चेहरों को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने छापेमारी शुरू की, कई बाहुबली गिरफ्तार हुए, कुछ लोग फरार हो गए, कुछ ने राजनीति का सहारा लेकर खुद को बचा लिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खौफनाक सच सामने आने लगा। ये सिर्फ अपराध का नेटवर्क नहीं था, ये सत्ता, पैसा और डर का गठबंधन था। कहा जाता है कि उस समय कई फाइलें अचानक गायब हो गईं, कुछ गवाहों ने बयान बदल दिए और कुछ अधिकारी रहस्यमयी परिस्थितियों में ट्रांसफर कर दिए गए। जो लोग इस नेटवर्क को खत्म करना चाहते थे, उन्हें धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया। मगर इसके बावजूद कई पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस अंडरवर्ल्ड को तोड़ने की कोशिश की। कुछ सफल हुए और कुछ खुद निशाना बन गए। आज पटना पहले से बदल चुका है। सड़कें रोशन हैं,
बाजार पहले से ज्यादा सुरक्षित दिखाई देते हैं, लेकिन गंगा के किनारे बहती हवा अब भी कई पुराने राज अपने भीतर दबाए हुए है। शहर के कुछ पुराने लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के बाद कुछ इलाकों में वही पुराने चेहरे फिर दिखाई देने लगते हैं। बस फर्क इतना है कि अब उन्होंने अपने कपड़े बदल लिए हैं, उनके तरीके बदल गए हैं, लेकिन खेल अब भी जारी है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वो सिर्फ अपना चेहरा बदलता है और सही समय आने का इंतजार करता रहता है।